अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में हम देख रहे हैं जी कि हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर कंपनीज और उसकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, टैक्सेबल इनकम एंड इनकम टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, बेसिकली नॉर्मली हमारे पास क्या आ रहा होता है जी, हमारे पास इनकम टैक्सेबल अंडर एनटीआर आ रही होती है, नॉर्मल टैक्स रेजिम, जिस पे कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा 29%। 29% भी कंपेयर होगा, फिर इसमें टर्नओवर टैक्स कंपेयर होगा जिसको मिनिमम टैक्स कहते हैं, फिर इस पे एसीटी लगेगी यानी कि अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स एट द रेट ऑफ 17%। फिर इसके अलावा मिनिमम टैक्सेशन आ जाएगी जो इम्पोर्ट स्टेज पे लगेगी, फिर आपके क्या कहते हैं उसको, ब्रोकरेज एंड कमीशन है एंड सो ऑन। तो इन चीज़ों पे जो टैक्स कटेगा वो मिनिमम होगा। इसके बाद फिर एक्सपोर्ट आ जाएगी यानी कि एफटीआर, और एफटीआर पे जो कटेगा वो फुल एंड फाइनल है, यानी कि एफटीआर के केस में जो कट गया उससे फर्दर नहीं कटेगा। और एफटीआर के केस में कटता है जी रिसीव बेसिस पे। सपोज आपकी इनकम हुई है 12 मिलियन की, 12 मिलियन की आपने सेल की है, उस पर 1% लगाएंगे तो वो बन जाएगा जी के तकरीबन 1,20,000। लेकिन आपको रिसीट्स हुई हैं 6 मिलियन की, तो वो 6 मिलियन पे जो टैक्स कटा है वही आपकी लाइबिलिटी होगी, फर्जी है। अच्छा, इसको हम ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, ये मैंने एक टेक्सटाइल सेक्टर की कंपटीशन उठाई है। तो बेसिकली ये स्पिनिंग यूनिट है, ये यान बना रहे हैं, पॉलिस्टर बना रहे हैं, और जो ग्रे फैब्रिक है उसको ये इंपोर्ट करके फर्दर सप्लाई कर रहे हैं इसकी। तो चलें जी देख लेते हैं इसको। सर, ये इनकम की क्लासिफिकेशन की हुई है एनटीआर में, एमटीआर में, एफटीआर में। फिर ये जी एनटीआर प्लस एमटीआर का टोटल है, क्योंकि एनटीआर प्लस एमटीआर जो है ये कंपेयर होगी, एनटीआर प्लस एमटीआर कंपेयर होगी 29% लाइबिलिटी कंप्यूट करने में। एंड देन आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स लगे, जो सॉरी आपका मिनिमम टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 1.25%, उसके लिए इसको कंबाइन किया हुआ है। और ग्रैंड टोटल में एक्सपोर्ट और ये टोटल एनटीआर प्लस मिनिमम है। अच्छा जी, सबसे पहले देख लेते हैं जी कि जितनी भी सेल्स है ये एक्सक्लूडिंग ऑफ सेल्स टैक्स है। 150 मिलियन की एनटीआर की है जी, यान यान प्रोड्यूस किया लोकली, एंड पॉलीस्टर इन्होंने लोकली प्रोड्यूस किया है और इम्पोर्टेड भी है, यानी कि इम्पोर्टेड के लिए इन्होंने जो पॉलीस्टर को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्लास्टिक वेस्ट एंड सोन जो भी है वो बाहर से मंगवाया। अच्छा जी, ग्रे फैब्रिक है, कपड़ा खरीदा, मतलब कि बाहर से इम्पोर्ट किया और वैसे ही इसको बेच दिया, देन फिर आपके डिस्काउंट्स आ जाएंगे। अच्छा, इसको इसको ऐड इस वजह से किया हुआ है कि जब आप रिटर्न आप खोलेंगे ना कंपनी की, तो उसमें आ रहा होता है, पहले वो मांगता है जी कि नेट रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग सेल्स एंड कमीशंस, और उसके बाद मांगता है जी नेट रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग ऑफ सेल्स कमीशंस एंड डिस्काउंट्स। तो इस वजह से एक दफ़ा डिस्काउंट को ऐड किया हुआ है और उधर लेस करके दिखाया हुआ है। अच्छा जी, ये मेरी रेशियोज़ हैं सेल्स की, क्योंकि जो आपके एक्सपेंसेस होंगे, कुछ आपके एक्सपेंसेस कॉमन होंगे, जो सारी मतलब कि वो एनटीआर में भी, यान बनाने में भी खर्चा आ रहा होगा, उसको एलोकेट होंगे, फिर वो पॉलिस्टर को भी, फिर ग्रे फैब्रिक की सेल करने के भी वो इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, मेरी रेशियो 1 जो है ये एक कॉमन है, मतलब कि एनटीआर के लिए भी है, एमटीआर के लिए भी है, एफटीआर के लिए भी है। तो जी ये मेरे खर्चे हो रहे हैं इस हिसाब से। पॉलिस्टर है, ये पॉलिएस्टर सिर्फ लोकली मैन्युफैक्चर्ड है और इम्पोर्टेड है, तो ये इन दोनों को क्लब करके एक रेशियो बन के तो वो डिवाइड हो रहा है। ये जी रेशियो है इसकी, ये टोटल होगा जी 643। देन आपकी ऑल सेगमेंट्स की रेशियो है, कि एफटीआर तो है ही नहीं, तो इस वजह से सेम रेशियो आ जाएगी, एक्सपेंस कॉमन एक्सपेंसेस की भी और ऑल सेगमेंट्स की। और फिर पॉलिएस्टर की रेशियो है जी लोकली मैन्युफैक्चर्ड की, सेम टू सेम। अच्छा जी, रॉ मटेरियल की कंजम्पशन है जी, सिर्फ एनटीआर में जा रही है, और इसमें एनटीआर की कंजम्पशन में इसमें खाली यार्न नहीं है, इसमें ये आपका पॉलिस्टर भी आ रहा है। मतलब कि ये हमने क्लब करके जो रॉ मटेरियल की कंजम्पशन है, पैकिंग मटेरियल की कंजम्पशन है, ये क्लब करके दिखाई हुई है। अच्छा, फिर ये आपकी जी ट्रेडिंग
ट्रेडिंग गुड्स आ जाएंगी, फिर सैलरी वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स आ जाएंगे, ये एनटीआर को चार्ज हो रही हैं, ये आपकी इम्पोर्ट को चार्ज हो रही हैं, और ये टोटल सैलरीज आ जाएंगी। एफटीआर कुछ नहीं है, तो एफटीआर को चार्ज नहीं हो रही। रेंट रेट टैक्सेस हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फ्यूल, ट्रैवलिंग, और जितने भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें वो सारी इधर आ रही हैं। ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा, एंड देन हम पहुंच गए जनाब जीपी पे, ग्रॉस प्रॉफिट पे। ये जी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, इससे नीचे फिर यही रेशियोज जो ऊपर ऊपर डिफाइन थी वही रेशियोज इधर, सेल्स लिखी हुई है, डिस्काउंट लिखा हुआ है, वही सेम टू सेम उसको डिफाइन किया हुआ है जी, वही रेशियोज हैं सेम उसी तरह। एडमिन एक्सपेंसेस को भी वैसे ही हमने एलोकेट कर देना है जी, कॉमन पे किया हुआ है। कुछ कुछ आपको एक्सपेंसेस इधर नज़र आएंगे कि स्पेसिफिक है, मैं ऊपर जैसे कॉस्ट कॉग्स के जो एक्सपेंसेस है वो मैं आपको दिखा दूँ। जैसे ये रॉ मटेरियल की कंजम्पशन है, इंपोर्ट के केस में नहीं आएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल कंज्यूम भी तब हुआ होगा जब चीज़ें बनाई होंगी। आपके फ्रेट चार्जेस नहीं आ रहे इसके केस में। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी प्लांट एंड मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन थी वो नहीं आ रही होगी इंपोर्टेड में और एक्सपोर्ट में, क्योंकि ये सिर्फ लोकली मैनुफैक्चर्ड चीज़ें बनाने के लिए प्लांट मशीनरी यूज़ हुई है। अच्छा, देन आप आ जाएँ जी सैलरी वेजेस, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कॉमनली हर हर डिवीजन को या हर सेगमेंट को चार्ज हो जाते हैं आपके, तो ये आपके एडमिन एक्सपेंसेस आ रहे हैं। फिर ये सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए। सेलिंग में हमारे पास सैलरीज हैं, वेजेस, सैलरीज वेजेस हैं, तो बेनिफिट्स हैं, फिर आपके एडवर्टीजमेंट है एंड सो ऑन। यानी अब ये देखें, व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस जो है एक्सपोर्ट के लिए यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि एक्सपोर्ट में हमारी कोई सेल ही नहीं आ रही, कोई रेवेन्यू ही नहीं आ रहा। है फ्यूल एंड पावर, आपका इंटरटेनमेंट नहीं यूज़ हुआ होगा, ये देखें जी इंटरटेनमेंट नहीं यूज़ हुआ एंड सो ऑन। फाइनेंस कॉस्ट पे आ गए हम। ये जी राइट ऑफ यूज़ एसेट, यानी कि ये लीज एसेट के लिए कंपनी ने कोई प्लांट एंड मशीनरी लीज करवाई होगी, ये उसकी उसका मार्कअप है, यानी कि उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अभी फिर कंपनी प्रॉफिट में थी, कंपनी ने WWFD एट द रेट ऑफ 2% और WPPFD एट द रेट ऑफ 5%, जो आपने अकाउंटिंग के हिसाब से उसको लेस कर दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद। अब जी अदर इनकम आ गई। अदर इनकम एक इंटरेस्ट इनकम है जी। इंटरेस्ट कंपनी के केस में एनटीआर में चली जाएगी। कमीशन इनकम है। कमीशन जी ये इंटेंडिंग कमीशन है, किसी और के पे आप इन्होंने सेल करवाया इधर पाकिस्तान में, और उस पर 5% चार्ज होगा। स्क्रैप मिसलिनियस सेल्स आ जाएंगी, स्क्रैप सेल्स हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है। लाइबिलिटीज रिटर्न बैक। लाइबिलिटीज रिटर्न बैक का ये कॉन्सेप्ट था कि इन्होंने कोई सेल की और कोई डेटर्स थे, डेटर्स को राइट ऑफ कर दिया आफ्टर 3 इयर्स, उसके बाद डेटर से पैसे रिकवर हो गए, तो ये फिर उसको पहले जो एक्सपेंस क्लेम किया था अब उसको इनकम बना लिया। जी ये हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट हो गया। अब आपको पता है जी कि टैक्सेबल प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए जो इसमें टैक्सेबल प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए जो इसमें इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस थे वो ऐड हो जाएंगे, और एडमिसिबल इनकम वो भी ऐड हो जाएगी, और जो एडमिसिबल एक्सपेंसेस थे वो लेस हो जाएंगे, और इन एडमिसिबल इनकम भी लेस हो जाएगी। जैसे इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस की बात करूं तो जैसे डेप्रिसिएशन है, अकाउंटिंग वाले अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर रहे होते हैं, टैक्स वाले अपने हिसाब से कंप्यूट कर रहे होंगे। अकाउंटिंग में इनिशियल अलाउंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन टैक्स में इनिशियल अलाउंस का कॉन्सेप्ट है, तो वो डेप्रिसिएशन नहीं अकाउंटिंग वाली मिलेगी। फिर आपका लीज के केस में टैक्स वाले रेंटल अलाउ करते हैं, अकाउंटिंग वाले इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउ करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आ रही होंगी, फिर प्रोविजनिंग आ रही होगी, फिर आपकी प्रोविजंस लगा लें, और इस तरह के छोटे मोटे जितने भी खर्चे हैं। आए ज़रा जी देख लेते हैं हमने क्या क्या डिसअलाउ करवाया हुआ है। एफिशिएंट डिसअलाउ करवाई हुई है अकाउंटिंग की। इम्पेयरमेंट, क्योंकि अकाउंटिंग वालों ने अपना रेट अपने वो रखा होगा, यूज़फुल लाइफ टैक्स वालों ने अपनी रखी होगी।
ये जी ईसीएल तो आपको पता है प्रोविजनिंग करते हैं एज पर IFRS 9 रिसीवेबल्स की। वो भी इन्होंने, क्योंकि वो है ही प्रोविजनिंग, तो उसको ऐड बैक किया हुआ है। स्टॉक प्रोविजन फॉर ऑब्सलीट स्टॉक या एक्सपायर्ड स्टॉक इन्होंने प्रोविजन की हुई है, उसको ऐड बैक किया हुआ है। एंड अनरियलाइज्ड गेन, अनरियलाइज्ड एक्सचेंज लॉस, ये एक्सपेंस क्लेम किया हुआ था, इसको 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 ऐड बैक किया हुआ है, क्योंकि टैक्स वाला करता है जी एक्चुअल एक्सपेंसेस, वो नोशनल एक्सपेंसेस को अलाउ नहीं करता। नोशनल एक्सपेंसेस जितनी भी आपकी प्रोविजंस हैं, या ऐसा कह लें कि जो एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस हैं। अब अनरियलाइज्ड गेन ऐसा है कि जो अभी रियलाइज नहीं हुआ, आपने आपने कोई इंपोर्ट की, आपने उस पे फ़ौरन ही जब आपने से अपने उसको पैसे पे किया, आपने अपना एक्सचेंज लॉस बुक कर लिया, लेकिन आपको एक्सचेंज लॉस बुक करना चाहिए था ना एट द ईयर एंड। तो इस हिसाब से, और एक्सचेंज लॉस आपने बुक करना था फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइसिंग जो थी। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन राइट ऑफ यूज एसेट, यानी लीज लाइबिलिटी पे या लीज्ड एसेट पे वो सिर्फ करता है इंटरेस्ट अलाउ, लेकिन टैक्स वाला अलाउ कर रहा है जी रेंटल्स, तो ये एड बैक कर देंगे। अच्छा जी, टैक्स गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अकाउंटिंग वाला जो एडमिजिबल इनकम थी टैक्स गेन, वो ऐड हो जाएगा और अकाउंटिंग गेन लेस हो जाएगा। लाइबिलिटीज रिटर्न बैक, क्योंकि टैक्स वाला तो अपने हिसाब से जो लाइबिलिटीज रिटर्न बैक है उसे उसको अपने हिसाब से लेके चलेगा ना। मतलब कि अकाउंटिंग में आपने ऐड कर ली, लेकिन टैक्स वाला तो तभी करेगा ना जब 3 ईयर्स पास ऑन हो जाए। तो इस वजह से इसको इनकम बनाया हुआ। देन आपकी प्रोविजन फॉर क्लेम्स आ जाएंगे। अच्छा, WWF जो है वो टैक्स वाला अपने हिसाब से लॉ करता है, और WWF और WPPF जो है अभी अब प्रोविंशियल वाइज हो गए हैं, और ये पे कर रहे हैं जी PRA में। और आपको पता है कि अगर आप ट्रांस प्रोविंशियल अगर पे कर रहे हैं तो वो आपको उसका एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। ट्रांस प्रोविंशियल इस तरह कि अगर आपका सपोज करें आपका एक यूनिट इधर है, एक कराची में है, तो ट्रांस प्रोविंशियल जो है ये एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं होगा। और ये अकाउंटिंग वाले कंप्यूट करते हैं जी 0.2% ऑफ WWF और 0.5% ऑफ, सॉरी 2% ऑफ WWF और 5% ऑफ WBPF ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। अच्छा जी, ये हमारी डिसअलाउंस की लिस्ट आ गई थी। अब अलाउ देख लेते हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस ने अलाउ किए और कौन कौन से इनकम डिसअलाउ की है। अच्छा जी, टैक्स डेप्रिसिएशन, टैक्स अमोर्टाइजेशन अलाउ कर दीजिए। अच्छा जी, प्रोविजनिंग हमने पहले प्रोविजन की थी स्टॉक मूविंग आइटम्स की, अब उसको हमने रिवर्स कर दिया, ये उसने हमें अलाउ कर दिया। अनरियलाइज्ड एक्सचेंज लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर्स रियलाइज्ड, अनएक्सचेंज लॉस था इस साल रियलाइज हो गया, तो उसको अलाउ कर दिया। अच्छा जी, लीज रेंटल्स अलाउ कर दिए। डेट्स, अच्छा वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलाउ नहीं करता, वो बैड डेट्स एक्चुअली रिटर्न ऑफ अलाउ करता है, तो ये हमें अलाउ हो गए। प्रॉफिट ऑन डेट, अच्छा जी ये हम सबसे पहले लेके चलेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस को। अगर आप ऊपर भी देखें ना, ये मैं लेके चल रहा हूँ इनकम फ्रॉम बिजनेस को, और जो आपका है ना प्रॉफिट ऑन डेट एंड सो ऑन, ये आपका फॉल करेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ऐसी इनकम जो किसी ऐड पे फॉल नहीं करती वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चली जाती है, तो इस वजह से इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, ये प्रॉफिट ऑन डेट यहाँ से इनकम इनकम को लेस कर दिया, ठीक है जी, ये अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। ECL को लेस कर, ECL ये जी हमने पहले प्रोविजनिंग की थी, फिर हमने रिवर्स कर दिया, ये अलाउ हो गई। अकाउंटिंग गेन, अकाउंटिंग गेन हमारी इनकम जो है आपको पता है अकाउंटिंग वाली इनकम नहीं हमने लेनी ऑन सेल ऑफ एसेट्स, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन लगा के जब आप गेन पे पहुंचेंगे, टैक्स वाले ने डेप्रिसिएशन और हिसाब से कंप्यूट की होगी, तो इस वजह से अकाउंटिंग गेन नहीं आएगा, टैक्स गेन आएगा। और टैक्स लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ये आपको लॉ हो जाएगा। सर ये मेरी टैक्स डेप्रिसिएशन थी, और अब मैं पहुंच जाऊंगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर फ्रॉम टैक्स डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस मेरे कोई नहीं है, बिजनेस लॉसेस अगर लॉसेस होती तो मैं 6 ईयर्स तक उसको एडजस्ट कर लेता विद माई नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी, यानी कि मेरी नॉर्मल टैक्सेबल इनकम के साथ। अच्छा जी, अब मेरी अनअब्जॉर्ब्ड एक्विजिशन है,
आपको पता है जी अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो है अंडर सेक्शन 57, उसको आप क्या करते हैं? उसका ये होता है कि अगर आपकी इनकम 10 मिलियन तक है तो सारी की सारी एडजस्ट हो जाएगी, और अगर 10 मिलियन से ऊपर है तो आपको 50% की एडजस्टमेंट मिलेगी। तो ये मेरी अनअब्जॉर्ब टैक्स डेप्रिसिएशन पिछले सालों से चलती आ रही थी, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस लॉस जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं फॉर प्रोसीडिंग 6 टैक्स ईयर्स, फॉर सिक्स टैक्स ईयर्स। लेकिन जो ये आपका है ना अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लॉस, इसको आप जब तक चल चल रहा है उसको लेके चल सकते हैं। तो ये मैंने एडजस्ट कर लिया जी 15%। इसको ये जी मुझे 50% अलाउ हो जाएगी। तो जी ये मेरी इनकम आ गई। तो ये जी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के बाद प्रॉफिट आ गया, इसके बाद जी टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई। तो मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी 57 मिलियन। जी ये मेरी इंटरेस्ट इनकम है जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और मेरी टोटल इनकम आ गई जी, टोटल लॉस आ गया जी 55 मिलियन का। इनकम फ्रॉम बिजनेस में 57 मिलियन का लॉस है। अच्छा जी, डिडक्टिबल अलाउंसेज में मैंने कंप्यूट किया हुआ जी WWF और WPPF। WWF में आपको दिखा देता हूँ जी। WWF कंप्यूट होगा जी के अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट का जो हायर है, और इस पे लगेगा कि 2%, और जो FTR है वो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट रसीड्स जो है ना उस पर चार्ज होगा। अच्छा इसमें अब, और ये आपको पता है कि डिडक्टेबल अलाउंसेज है WWF और WPPF, ये आपके एक्सपेंस नहीं है, ये आपको डिडक्टेबल अलाउंसेज अलाउ होंगे। डिडक्टेबल अलाउंसेज ऐसे अलाउंसेज हैं जो आपकी इनकम को कम कर देते हैं, टैक्स क्रेडिट्स आपकी लाइबिलिटी को कम कर देते हैं। अच्छा, आप लाइबिलिटी किस तरह कंप्यूट करनी है? आपको पता है NTR और MTR की लाइबिलिटी सेम ही कंप्यूट होगी, लेकिन एक एडिशनल स्टेप आ जाएगा, क्योंकि इसमें परचेज पे, MTR के केस में परचेज भी आपकी लाइबिलिटी कंप्यूट हुई होगी, यानी 1% होगी, रॉ मटेरियल के केस में 2% होगी, वो भी रॉ मटेरियल या 5.5%। तो जी ये 1.25% आ गया, ये आपके टर्नओवर का 1.25% आ गया। और MTR के केस में भी आपके टर्नओवर का 1.25% आ गया। देन आपका मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। ये जी मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी परचेज पे चार्ज की हुई है MTR में जो हमने इम्पोर्ट की है। फिर जी टैक्स एट द रेट ऑफ 29%, क्योंकि ये हमारा लॉस था, तो अब लॉस ही मतलब कि ना भी कंप्यूट करेंगे, इसे ज़ीरो भी कर ले तो नो इशू। और ACT मेरी किस तरह आ रही है जी, मैं ACT आपको दिखा देता हूँ। ये जी मेरी ACT है जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट है। ये अकाउंटिंग प्रॉफिट था 118 मिलियन, और 81 मिलियन जो था वो सब्जेक्ट टू मिनिमम टैक्स था, ये FTR था। ये मैंने लेस कर दिया तो मैं ACT पे पहुंच गया। ये अकाउंटिंग इनकम मेरी आ गई जी फॉर ACT। ACT चार्ज होगी एट द रेट ऑफ 17% ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट, सब्जेक्ट टू सम प्रोविजंस के आपने इसमें मिनिमम टैक्स वाली इनकम निकाल देनी है और FTR वाली। अच्छा, अब इसमें हायर मेरे पास NTR वाली है एट द रेट ऑफ 1.25%, ये आ जाएगी टर्नओवर टैक्स, और इसमें मेरे पास आ जाएगी मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी, यानी कि इम्पोर्ट पे जो टैक्स पे किया हुआ है वो आ जाएगा। इसके अलावा मेरी एक्सपोर्ट्स थी कुछ, मैं आपको दिखा देता हूँ, अदर इनकम में आ रही होंगी। ये जी कमीशन, ये जी मिसलिनियस इनकम है जी, ये एक्सपोर्ट्स की है। तो ये जनाब ये एक्सपोर्ट पे आ गया, क्योंकि ये रसीट्स पे होता है, तो ये रसीट्स पे चार्ज कर दिया, और इंटरनी कमीशन भी हमने खुद ही चार्ज कर दिया जी। मैंने आपको बताया था कि किसी और के भी यहाँ पे सेल की फॉरेन पार्टी के पास, यहाँ पे तो इंटरनी कमीशन पे 5% चार्ज होता है FTR। ये लाइबिलिटी बन गई, टैक्स क्रेडिट कोई नहीं था।
मिनिमम टैक्स की एडजस्टमेंट कोई नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास तो लाइबिलिटी है। 27 मिलियन की लाइबिलिटी है और 27 मिलियन का टैक्स डिडक्ट हुआ होगा। टैक्स डिडक्शन थोड़ी सी कम है तो 2,48,000 जो है ना ये पे ऑफ करना पड़ता है। तो ये थी इसकी कंपटीशन। इसके अलावा आप मेरे से रब्ता भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। आपको वर्किंग चाहिए हो, कोई डिस्कशन करनी हो तो मैं जी हाजिर हूँ। फिर इसको देख